नमस्कार दोस्तों। इंडिया और उसके आसपास के जो भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, जैसे पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, तो इन सारी कंट्रीज़ में और साथ ही साथ इंडिया में जब भी जुलाई से लेके अक्टूबर का मंथ चलता है तो इस बीच में वायरल फीवर जो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगता है। वायरल फीवर में एक फीवर है जिसको हमारे देश में डेंगू फीवर के नाम से जाना जाता है। तो ये जुलाई से लेके जो अक्टूबर का महीना होता है, हमारे इंडिया में कई सारे स्टेट ऐसे हैं जिनमें ये डेंगू फीवर काफ़ी ज़्यादा कहर डालता है। यानी कि इसमें हालात ये हो जाते हैं कि अगर डेंगू फीवर किसी को हुआ है तो डेंगू फीवर की वजह से कई सारे लोगों की मौत भी हो जाती है। तो इसलिए डेंगू फीवर से बहुत सारे लोग डरते भी हैं। डेंगू फीवर फैलने का जो मुख्य कारण होता है वो होता है एक मच्छर, जिसको एडीज मॉस्किटो बोलते हैं। जब भी ये एडीज मॉस्किटो किसी भी सामान्य व्यक्ति को काटता है तो फिर ये अपने अंदर के वायरस को ट्रांसफ़र कर देता है उस सामान्य व्यक्ति में। और जैसे जैसे व्यक्ति के अंदर ये वायरस ग्रो करने लगता है, फिर व्यक्ति को कई सारे लक्षण आने लगते हैं। इस मच्छर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये साफ पानी में पनपता है। तो कोशिश करिए, आपके आसपास अगर कहीं साफ पानी इकट्ठा है तो उस पानी को वहाँ से हटा दीजिए। इस मच्छर की एक खासियत ये भी है कि ये ज़्यादातर शाम के समय लोगों को काटता है। तो कोशिश करिए जब भी आप शाम के समय बाहर निकलें तो अपने आप को पूरी तरह से ढक कर निकलें, जिससे कि ये मच्छर जो है कम से कम वायरस लोगों तक फैला सके। अब इस मच्छर के काटने के बाद क्या-क्या लक्षण आते हैं और स्थिति जब गंभीर होती है तो उस समय क्या-क्या ट्रीटमेंट जो है डॉक्टर करता है, इसी को लेकर आज मैं यहाँ पर बात करने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो जाहिर सी बात है आप इसको दूसरों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। जब ये मच्छर किसी भी सामान्य व्यक्ति को काटता है तो 5 में से 4 व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनमें हल्का-फुल्का फ़ीवर आता है और वो 3 से लेके 5-7 दिन के अंदर अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। लेकिन 5 में से 1 व्यक्ति ऐसा होता है जिसमें ये वायरस जो है वो ग्रो भी करते हैं और फिर व्यक्ति को बहुत ज़्यादा परेशान कर देते हैं। अब अगर किसी के अंदर ये वायरस डेंगू का जो है वो बढ़ने लगा तो उससे दिक्कत क्या-क्या आएगी? एक जो सबसे पहले दिक्कत आएगी कि व्यक्ति को बहुत तेज़ बुखार होगा। तेज़ बुखार का मेरा मतलब यहाँ ये है कि 102 डिग्री फ़ारेनहाइट के ऊपर उसका बुखार जाएगा। दूसरा, सिर में बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द होगा। और इसका एक और जो लक्षण है वो होता है कि इसमें जो है हड्डियों में और जोड़ों में बहुत तेज़ी से दर्द होता है, इसीलिए इसको हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। मांसपेशियों में भी काफ़ी ज़्यादा दर्द होगा। अगर ये डेंगू बुखार किसी को हो गया है तो उसकी जो आँख है, आँखों के पीछे पुतलियों में काफ़ी ज़्यादा दर्द होगा। तो ये भी एक इसका लक्षण है। इसके अलावा व्यक्ति को जो है सुस्ती बनी रहेगी, व्यक्ति को भूख नहीं लगेगी, पेट में दर्द रहेगा, व्यक्ति को उल्टियाँ आएँगी, मचलियाँ आएँगी। तो इस तरह की समस्या व्यक्ति के साथ में बनी रहती है। अब व्यक्ति को हॉस्पिटलाइज़्ड होने की ज़रूरत कब पड़ती है कि अगर उल्टियाँ हद से ज़्यादा हो रही हैं, रुक ही नहीं रही हैं, तो व्यक्ति को तुरंत हॉस्पिटलाइज़्ड हो जाना चाहिए। या फिर उसको साँस लेने में अगर दिक्कत आनी शुरू हो गई है तो फिर उसको तुरंत हॉस्पिटलाइज़्ड होना ज़रूरी हो जाता है। इसके अलावा अगर व्यक्ति को ब्लीडिंग की समस्या हो गई, वो ब्लीडिंग कहीं से भी शरीर में हो सकती है। हो सकता है नाक से खून आने लगे, मुँह से खून आने लगे, जबड़े से खून आने लगे, कान से खून आने लगे। ये ब्लीडिंग इसलिए होती है क्योंकि उस समय प्लेटलेट्स की जो संख्या होती है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है, और जब ये ब्लीडिंग होने लगती है तो इसको इंटरनल ब्लीडिंग भी कहते हैं। तो जब ये स्टेज आ जाती है तो इसमें फिर व्यक्ति को प्लेटलेट्स अलग से चढ़ाया जाता है। तो ये भी एक स्टेज होती है जिसमें आपको तुरंत व्यक्ति को हॉस्पिटलाइज़्ड करने की ज़रूरत होती है। अब पता कैसे चलेगा कि किसी व्यक्ति को डेंगू फीवर हुआ है? तो इसके लिए जो मैंने यहाँ पर लक्षण बताए हैं, अगर उनमें में से कई सारे लक्षण मैच कर रहे हैं तो फिर आप अपनी जो ब्लड की जाँच ज़रूर कराएँ। जब आप अपने ब्लड की जाँच कराएँगे तो उसमें रिपोर्ट आ जाएगी कि आप डेंगू पॉज़िटिव हैं या नहीं हैं। अगर आप डेंगू पॉज़िटिव हो जाते हैं तो फिर डॉक्टर उस समय आपको जो ट्रीटमेंट देता है उसमें सबसे पहले वो ये कहता है कि जो लिक्विड फ्लूइड होता है
उसको सबसे ज़्यादा आप लीजिए। लिक्विड फ्लूइड में जैसे आप नारियल पानी जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए, पानी जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके पीजिए। इसके अलावा जो भी जूस आते हैं बहुत सारे फ्रूट्स के, आप उसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उसको पीजिए। इसके अलावा इलेक्ट्रॉल आता है, ओआरएस का घोल आता है, ये सारी चीज़ें डॉक्टर आपको तुरंत रिकमेंड करेगा, इन सब चीज़ों को लेने से आपके अंदर डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरी सलाह जो डॉक्टर आपको देगा वो ये कहेगा कि जब भी आपको बहुत तेज़ बुखार हो, 102 डिग्री फ़ारेनहाइट के ऊपर आपका बुखार निकल जाए, तो आप कोल्ड स्पॉन्जी दीजिए। इसका मतलब ये होता है कि आप सामान्य पानी लीजिए, उसको जो है तौलिए को उस पानी में भिगो लीजिए और जिसको भी बुखार तेज़ हो रहा है उसके पूरे शरीर को आप जो है पोंछ दीजिए गीले पानी से। इससे होगा क्या कि व्यक्ति के जो दिमाग तक जो है वो तेज़ बुखार नहीं पहुंच पाएगा, और दूसरा जो है जो बॉडी का टेम्परेचर होगा वो धीरे धीरे करके डाउन होना शुरू हो जाएगा। एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए कि आपको बहुत ज़्यादा ठंडा पानी नहीं लेना है या बहुत ज़्यादा गर्म पानी नहीं लेना है, आपको नॉर्मल जो वाटर होता है वही लेना है। बुखार को दूर करने के लिए डॉक्टर आपको पैरासीटामॉल की टैबलेट देंगे। पैरासीटामॉल में 500 mg की डॉक्टर आपको पैरासीटामॉल टैबलेट दे सकते हैं या 650 mg की पैरासीटामॉल टैबलेट दे सकते हैं। जो टैबलेट का डोज़ है वो वेट पे डिपेंड करता है, तो हो सकता हो किसी को जो है ये दिन में 3 बार लिखी जाए या किसी को हो सकता हो दिन में 4 बार भी दी जा सकती है। अब एक चीज़ ज़रूर ध्यान में रखिए कि कभी भी कॉम्बिनेशन जो मेडिसिन आती है, जैसे आपका कॉम्बिफ्लान हो गया जो कि आइबुप्रोफेन पैरासीटामॉल का कॉम्बिनेशन होता है, या बहुत सारी डाइक्लोफिनेक पैरासीटामॉल की टैबलेट आती है जैसे या फिर एसिक्लोफिनेक पैरासीटामॉल की टैबलेट आती है जैसे जीरोडॉल पी, जीरोडॉल एसपी। तो इसमें पेन किलर टैबलेट का इस्तेमाल बिल्कुल भी भूल कर मत करिए। इसमें प्लेन पैरासीटामॉल टैबलेट का ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि जब आप पैरासीटामॉल के साथ में कोई भी पेन किलर लेते हैं तो हो सकता हो आपका जो प्लेटलेट काउंट हो वो और नीचे गिर जाए। तो इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिए कि अगर आपको डेंगू फीवर है तो आपको प्लेन पैरासीटामॉल टैबलेट का ही इस्तेमाल करना है। इसके अलावा डॉक्टर जो है जी मचलाने और उल्टी की समस्या को दूर करने के लिए डोमपेरिडोन के साथ में जो है पेंटाप्रोजोल के कॉम्बिनेशन वाली जो मेडिसिन आती है, या रेबिप्राजोल डोमपेरिडोन के कॉम्बिनेशन में जो मेडिसिन आती है, या ओमिप्राजोल और डोमपेरिडोन के कॉम्बिनेशन में जो मेडिसिन आती है उनको आपको प्रेस्क्राइब करेगा। अब बात करें तो इसमें बहुत सारे जो ब्रांड्स आते हैं, जैसे ओमिप्राजोल डोमपेरिडोन में देखेंगे तो ओमेज डी करके बहुत फेमस ब्रांड है। रेबिप्राजोल डोमपेरिडोन में तो रेबीमैक डीएसआर आता है, या पेंटोप्राजोल डोमपेरिडोन में देखे होंगे तो पैंडी, पेंटॉप डी, ऐसे बहुत सारे ब्रांड आते हैं। तो डॉक्टर कोई भी एक ब्रांड आपको प्रिस्क्राइब कर सकता है। ये दिन में 1 बार भी कर सकता है या 2 बार खाने को भी आपको कह सकता है। इसके अलावा डॉक्टर जो है वो डेंगू के मरीज को या तो बोलेगा कि पपीते के पत्ते का रस पीजिए, या फिर कैरी पिल टैबलेट आता है जिसमें पपीते के पत्ते का जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है वो पाया जाता है। दोनों में से कोई भी एक चीज़ जो है पेशेंट को लेना होता है अगर उसको डेंगू का फीवर आ रहा है। अब इसमें डॉक्टर एंटीबायोटिक्स भी लिख सकता है। एंटीबायोटिक्स का हालांकि बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता क्योंकि ये एक वायरल फीवर होता है, फिर भी डॉक्टर अगर कोई भी एसोसिएटेड और सिम्टम्स ना आए उसको दूर करने के लिए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स दे सकता है, जिसमें एमोक्सिसिलिन और पोटेशियम क्लेविनेट का कॉम्बिनेशन डॉक्टर पेशेंट को दे सकता है। अब इसमें ब्रांड की बात करें तो ऑगमेंटिन 625 mg बहुत ही फेमस ब्रांड है, या मॉक्सिकाइंड सीवी बहुत ही फेमस ब्रांड है, या और भी मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं जिनको डॉक्टर दिन में 2 बार लेने को पेशेंट को कहता है। इसके अलावा जो मेन चीज़ है पेशेंट को रेस्ट करना है, जितना वो रेस्ट करेगा उसको उतना आराम होगा, साथ में उसको फ्लूइड की कमी ना हो, इसलिए जो भी मैंने पहले बताया है उसको जूस लेना है, पानी लगातार लेते रहना है, नारियल का पानी वो पी सकता है, पपीते का जो जूस है वो पी सकता है। तो इस तरह की चीज़ें उसको लगातार लेती रहनी है। जब भी कोई पेशेंट गंभीर अवस्था में चला जाता है और यानी कि उसको सांस लेने में दिक्कत होने लगती है या इंटरनल ब्लीडिंग जैसी प्रॉब्लम
उसकी स्टार्ट हो जाती है, तो वो जब हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो सबसे पहले डॉक्टर जो है उनको आईवी फ्लूइड्स देते हैं, जिसमें आरएल वो पेशेंट को आईवी रूट के ज़रिए दे सकते हैं या डीएनएस पेशेंट को आईवी रूट के ज़रिए दे सकते हैं। इसके अलावा वो आईवी इन्फ्यूज़न में जो है पैरासीटामॉल इंजेक्शन यूज़ कर सकते हैं और धीरे धीरे ड्रिप के ज़रिए जो है पैरासीटामॉल पेशेंट में जाता रहता है। इसके अलावा डॉक्टर जो है एमॉक्सी क्लेवनेट का जो कॉम्बिनेशन होता है 1 ग्राम में, उसको जो है आईवी इन्फ्यूजन के ज़रिए पेशेंट को देते रहते हैं। और ये सारी चीज़ें करने से जो है पेशेंट को धीरे धीरे करके रिलीफ होना स्टार्ट हो जाता है। अगर प्लेटलेट्स काउंट 20,000 के नीचे जाने लगता है पेशेंट का, तो डॉक्टर फिर उनको अलग से प्लेटलेट्स भी दे सकते हैं। अगर प्लेटलेट का काउंट बहुत तेज़ी से नहीं गिर रहा है तो डॉक्टर इसको लगातार वॉच करते रहते हैं, तो फिर वो प्लेटलेट्स अलग से देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। प्लेटलेट्स बहुत तेज़ी से अपने आप बढ़ते हैं और घट भी सकते हैं, तो डॉक्टर इसको लगातार वॉच करते रहते हैं। जब भी उनको लगता है कि प्लेटलेट्स अलग से देने की ज़रूरत है तो फिर वो प्लेटलेट्स अलग से देते हैं। जो हमारे बॉडी में प्लेटलेट्स होती हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। प्लेटलेट्स क्या करती है, जब भी हमारे जो कहीं पर अगर हमें चोट लग जाए, कट लग जाए और जब ब्लीडिंग होने लगती है, तो फिर प्लेटलेट्स क्या करती हैं, वहाँ पर इकट्ठा हो जाती हैं और ये क्लॉट बना लेती हैं। क्लॉट बनाने के बाद जो हमारा खून बह रहा होता है वो रुक जाता है। तो प्लेटलेट्स का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है। और अगर नॉर्मल प्लेटलेट काउंट देखें किसी भी सामान्य व्यक्ति में, तो ये 1.5 लाख से लेके 4.5 लाख पर क्यूबिक एमएम पाई जाती है। तो डेंगू का जो बुखार अगर किसी भी व्यक्ति को हुआ है और उसका अगर प्लेटलेट काउंट 20,000 के या 10,000 के नीचे चला जाता है, तो फिर व्यक्ति के अंदर जो है ब्लीडिंग स्टार्ट होनी शुरू हो जाती है। ब्लीडिंग इंटरनल होती है, जिससे जो है काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो सकती है, और समय पर अगर प्लेटलेट्स अलग से ना दिया गया तो फिर व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की भी हो जाता है। तो डेंगू से रिलेटेड अगर कुछ और भी क्वेरी आपके मन में चल रही हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।